अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज कराची की एक अहम कारोबारी इमारत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर 4 मुसल्लह दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी बर वक्त कार्रवाई से नाकाम बना दिया। सुबह के वक्त जब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज हुआ, बड़ी तादाद में लोग स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में दाखिल हो रहे थे। 4 दहशतगर्द गाड़ी में सवार होकर आए और सुबह 10:02 पर इमारत पर हमला कर दिया। दहशतगर्दों ने पहले स्टॉक एक्सचेंज के गेट पर दस्ती बम हमला किया और फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस एहलकार फौरी तौर पर हरकत में आए, ऑपरेशन शुरू कर दिया। 8 मिनट में चारों दहशतगर्द मारे गए। 10 मिनट में कार्रवाई मुकम्मल हो गई। 25 मिनट में इमारत को क्लियर करार दे दिया गया और हमले के फौरी बाद कलदम जमात BLA ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की और हमला आवारों की तस्वीर भी जारी कर दी गई। इस वाक़े की जो CCTV फुटेज सामने आई है, उसमें देखा जा सकता है कि एक कार दाखिली गेट पर आकर रुकती है। कार के पिछले दरवाजे खुलते हैं। फुटेज में 2 दहशतगर्द कार से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही वो दाखिल होने की कोशिश करते हैं, दाखिली दरवाजे पर ड्यूटी पर मौजूद एहलकार ने उन्हें रोका, लेकिन दहशतगर्द फिर भी आगे बढ़ता है और फिर फायरिंग का तबादला देखने में आता है। उस दहशतगर्द को रोकने के बावजूद जब वो आगे बढ़ता है, इस दौरान 2 दहशतगर्द मारे जाते हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक 2 हमलावर गेट के बाहर मारे गए, जबकि 2 आगे गए। मगर रेंजर्स और पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई के दौरान इमारत के इहाते में बाकी 2 दहशतगर्द भी मारे गए। आज हमलावरों की जानिब से फायरिंग और दस्ती बम के हमले के नतीजे में दरवाजे पर ड्यूटी पर मौजूद एक पुलिस एहलकार और स्टॉक एक्सचेंज के 3 सिक्योरिटी गार्ड भी शहीद हो गए, जबकि पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद जख्मी हुए। वाक़े के बाद DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमें पूरी तरह इदराक है कि मुल्क दुश्मन एजेंसियों की कोशिश है कि बचे कुचे दहशतगर्द इदारों के जो सेल्स हैं और इसके अलावा उनके जो सहूलतकार हैं, उनका आपस में एक ताल्लुक कायम किया जाए। साथ ही उनका कहना था कि इस हमले की कड़ी 10 जून और 19 जून के हमले से मिलती है। जो मुल्क दुश्मन होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी अभी काविश है कि जो बचे कुचे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के कोई सेल्स हैं, कोई स्लीपर सेल्स हैं, कोई उनके मददगार हैं, कोई सहूलतकार हैं, उनको आपस में उनका एक नेक्सस किया जाए, जिसमें से आपने जिनका नाम लिया, MK लंदन के कुछ रेवेनेंट्स, कुछ सब नेशनलिस्ट के कुछ टेंडेंसीज में, और BLA जो बलूचिस्तान के गुमराह लोग हैं, इनका किसी तरह नेक्सस करके सूबे के अंदर अमन को खराब किया जाए। इसी की कड़ी 10 जून के अटैक्स थे, इसी की कड़ी 19 जून के अटैक है। होस्टाइल एजेंसीज के खिलाफ की मदद के बगैर ये काम करना नामुमकिन है। इसके अलावा बताया गया कि ये दहशतगर्द तैयारी के साथ आए थे, होस्टेज बनाना चाहते थे, यानी यरगमाल लोगों को बनाना चाहते थे। DG रेंजर्स के मुताबिक इस हमले के ताने बाने 10 जून और 19 जून के हमले से मिलते हैं। अब 10 जून को सिंध रेंजर्स के एहलकारों को निशाना बनाया गया था। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में सिंध रेंजर्स की मोबाइल पर मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने हैंड ग्रेनेड से हमला किया था, जिसके नतीजे में एक एहलकार जख्मी हुआ था। इसके 9 दिन बाद 19 जून को कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर में एहसास प्रोग्राम के दफ्तर पर नामालूम अफराद ने दस्ती बम से हमला किया था, जिसमें एक शख्स जाँ बहक और रेंजर्स एहलकार समेत 8 अफराद जख्मी हुए थे। और इस वाक़े के 10 दिन बाद आज कराची स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर हमला हो गया। अहम बात यह है कि ये इमारत II चंडीगढ़ रोड पर वाक़ है, जहां शहर की कई अहम इमारतें मौजूद हैं। स्टेट बैंक, पुलिस हेडक्वार्टर्स और सिंध रेंजर्स का मरकजी दफ्तर भी यहाँ वाक़ है, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रोज़ाना सैकड़ों अफराद का जो कारोबार और रोज़गार के सिलसिले में आते हैं। अगर दहशतगर्द इमारत में दाखिल हो जाते तो ज़्यादा नुकसान का अंदेशा था, अगर वो यरगमाल बना लेते तो ज़्यादा नुकसान का अंदेशा था। स्टॉक मार्केट में कारोबार भी आज मुतासिर नहीं हुआ, बल्कि कारोबार में मजबूत रुझान देखने में आया कि CC 100 इंडेक्स 242 पॉइंट इजाफे से बंद हुआ। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले की चीन ने भी मजम्मत की है। वजारत खारजा के बयान के मुताबिक चीन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग की पुरजोर हिमायत करता है और पाकिस्तान की कौमी सलामती इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की भी हिमायत करता है। आज की कार्रवाई के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन साहब मौजूद हैं। गुलाम नबी मेमन साहब, बहुत शुक्रिया। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा खराज तहसीन की मुस्तहिक है पुलिस फोर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, सिक्योरिटी इदारे, रेंजर्स, जिनकी तरफ से बर वक्त कार्रवाई की गई। पुलिस एहलकार शहीद हुए, सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुए, कौम पर एहसान है उनका। बताइएगा क्या इंटेलिजेंस इतलात थी इस हवाले से जो कार्रवाई आज हुई है? क्या इस हवाले से इंटेलिजेंस इतलात पहले से मौजूद थी? अजय भाई, थैंक यू, आपने इसको अप्रिशिएट किया हमारे इस एक्शन को। इनफैक्ट ये जो सिक्योरिटी का सेटअप है
इसमें लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ भी और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं ये मिल के काम करती हैं। नेचुरली ये एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई अभी मतलब इससे वाकिफ़ है कि हमारे स्टेट को सिक्योरिटी थ्रेट है। इसमें मतलब ये कि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं चाहूँगा, लेकिन ये कि हम जिस तरह के सिक्योरिटी अलर्ट्स डिफरेंट सिक्योरिटी सेटअप से हमें मिलते रहते हैं, उसके अगेंस्ट पुलिस और अदर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ काम कर रही होती हैं। तो नेचुरली ये एक ऐसा टारगेट था जो हमें आइडिया था कि इस पर किसी टाइम पे अटैक हो सकता है, लेकिन आप देखें कि इतने सिक्योरिटी अलर्ट्स ज़्यादा आते हैं तो हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अपने महदूद रिसोर्स में उनको रेस्पॉन्स दें। और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब ये आए और उन्हें अटैक किया तो हमारा सिक्योरिटी सेटअप जो वहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट थी उन्हें अच्छा रिस्पांस दिया, और उस रिस्पांस में आप देखें कि विदिन 10 to 11 मिनट्स ये सारा जो इनका अटैक था वो प्रीएम्प्ट हुआ और चारों के चारों बंदे मारे गए। तो नेचुरली ये एक ऐसी चीज़ थी जो हमें इंफॉर्मेशन हमें मिली, हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, इसी वजह से हमने वहाँ पे अपनी इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट रखी हुई थी। मतलब आज और जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी ज़ाहिर बताया गया कि जो MKM लंदन के बचे कुचे हैं, इसके अलावा कुछ नेशनलिस्ट ग्रुप हैं, इसके अलावा BLA और फिर रॉ ज़ाहिर इसका फ़ायदा उठाएगी, जो भारतीय एजेंसी रॉ है, अगर उसे इस तमाम का मौका मिलता है। तो इस वक्त कराची ने ज़ाहिर एक बहुत ही एक दर्दनाक पीरियड देखा, उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की ज़बरदस्त कार्रवाई, पुलिस की ज़बरदस्त कार्रवाई की वजह से अमन आया। ये कितनी ख़तरे की बात है, इनके कितने सेल्स यहाँ पर मौजूद हैं, क्या इंटेलिजेंस इतलात हैं, या फिर ये इतने ऑर्गेनाइज नहीं है इस वक्त? मैं शाज़ेब भाई इसको समझता हूँ कि यस समटाइम्स ये इस तरह की वारदात करते हैं और आके थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। मैसेज इनका काम करने का ये होता है कि मैसेज जाए कि भाई लाइन ऑर्डर की सूरत है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह के मतलब आप देखें कि मैंने जिस तरह आपको बताया कि 250 से ऊपर हमने टेररिस्ट पकड़े पिछले साल, इस दफ़ा भी हमने काफ़ी सारे पकड़े हैं। तो ये अगर वारदात करने में कामयाब होते या इस तरह की टेररिज्म करते तो यकीनन ज़्यादा नुकसान होता। लेकिन जिस तरह का मतलब हमारा सिक्योरिटी सेटअप है, अल्लाह की मेहरबानी से अच्छी तरह से काम कर रहा है और उसका नतीजा ये है कि ये पकड़े जाते हैं। हाँ, अलबत्ता कभी कभी ज़ाहिर है कि उनको एडवांटेज टाइम का और जगह के सिलेक्शन के उनके पास एडवांटेज होता है, तो वो कभी कभी इस तरह का अटैम्प्ट कर जाते हैं। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उनको ये एडवांटेज ना लेने दें। तो आप देखें आज भी अल्लाह की मेहरबानी से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस ने बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया, और मैं यकीन करता हूँ कि आइंदा भी अगर इस तरह की कोई अटैम्प्ट होगी तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से बेहतर रिस्पांस होगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे गुलाम नबी मेमन साहब, और हम ज़ाहिर है पुलिस की जो आज कारकर्दगी है उस पर खराज तहसीन पेश करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से जो कारकर्दगी थी, और वो बता रहे हैं कि इस वक्त जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, इसके अलावा पुलिस रेंजर्स सब अलर्ट हैं इस मामले के हवाले से। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अपोजिशन की मुखालफत और इत्तेहादियों की नाराज़गी के बावजूद हुकूमत ने आसानी से बजट मंजूर करा लिया, जबकि आइंदा माली साल के वफाकी बजट के लिए अपोजिशन की जानिब से तजवीज़ की गई तमाम तरामीम को भी मुस्तरद कर दिया गया। बजट की मंजूरी के लिए बुलाए गए इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान भी मौजूद थे। इजलास के दौरान अपोजिशन रहनुमा और हुकूमती वज़रा में गर्मा गर्मी हुई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म नोटिस ना लिया करें, मुल्क का बेड़ा गर्क करने पर माफ़ी मांगें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए दो ऑप्शन हैं, वो गलती का एतराफ़ करें और सबको साथ लेकर चलने का ऐलान करें, या फिर इस्तीफ़ा दें और घर जाएँ। बिलावल भुट्टो के इल्ज़ामात पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आज़म नोटिस लेने के लिए ही आए हैं। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ और वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी में भी गर्मा गर्मी हुई। अहम बात यह है कि हुकूमत की इत्तेहादी काफ लीग ने नाराज़गी के बावजूद बजट की मंजूरी में हुकूमत का साथ दिया। हालांकि गुज़िश्ता रात वज़ीर आज़म की जानिब से हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असेंबली के एजाज़ में दिए गए अशाइये में काफ लीग और जो मैंगल ग्रुप है उन्होंने शिरकत नहीं की थी, BNP मैंगल ने शिरकत नहीं की थी, मगर उन की तरफ से कहा गया था हम बजट को वोट दे देंगे, और बजट को वोट दिया भी गया। हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद होंगे, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून, क्योंकि वज़ीर आज़म की तरफ से कहा गया कल इशाइये से खिताब करते हुए कि रोज़ सुबह खबर मिलती है कि मैं आज जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ, लेकिन मेरे सिवा कोई चॉइस नहीं है। तो ये नून लीग और दूसरी जमातें बयानात जितने भी दें, हुकूमत मजबूत नज़र आती है। हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल नून लीग। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, बजट भी पास हो गया और आसानी के साथ पास हो गया, वज़ीर आज़म भी कंफर्टेबल पोजीशन में नज़र आते हैं, इत्तेहादी नाराज़ भी हों उसके बावजूद भी इत्तेहादियों ने आंखें दिखाई भी, मगर बजट मंजूर कराने में आंखें बिछाई भी। आप लोग कुछ नहीं कर सके, हुकूमत मजबूत है।
देखिए शाहजेब, सबसे पहली बात तो यह है कि अपोजिशन के पास कुछ देने के लिए नहीं है। हुकूमत के पास तो बहुत से वसाइल हैं जिससे वो इत्तेहादियों को खरीद भी सकते हैं, खुश भी कर सकते हैं। आपने देखा कि इत्तेहादियों ने आंखें ज़रूर दिखाई, लेकिन जब वोट डालने का वक्त आया तो सब ने हुकूमत के साथ वोट डाला। तो जब तक उनके इत्तेहादी उनके साथ हैं तो एक अददी अक्सरियत असम्बली के अंदर उन्हें हासिल है। लेकिन आज की वोटिंग में आपने ये देखा, जो मैजिक नंबर है आधी तादाद से ज़्यादा वोट लेने का, 172 क्रॉस करने का, वो उसे नहीं कर सके। तो ये एक नफसियाती दबाव में ज़रूर हैं उनके इत्तेहादी, और ख़ुद उनकी अपनी सफ़ों के अंदर कुछ MNAs हैं जो उनसे नाराज़ हैं। लेकिन जब तक ये इत्तेहादी उनके साथ शामिल रहेंगे वोटिंग के अंदर, यकीनन उनको एक अददी बरतरी रहेगी और अपोजिशन के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो ज़बरदस्ती इत्तेहादियों को तोड़ सके। मतलब ज़ाहिर है इत्तेहादियों को ये भी पता है ना कि ऑपोजिशन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, और वजीर आजम को भी पता है कि ऑपोजिशन के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इत्तेहादियों को तोड़ें, इसलिए मेरे इत्तेहादियों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और वो बाकायदा कह रहे हैं कि हमारा कोई मुतबादिल नहीं है, हमारे अलावा कोई चॉइस नहीं है। उन्हें ये सारी बातें पता हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ पता है कि ऑपोजिशन के बस की कोई बात नहीं है कि वो मेरे खिलाफ मेरे इत्तेहादियों को इकट्ठा करके मेरी हुकूमत गिरा सके, उन्हें अच्छे से पता है। अगर माजी कोई इस बारे में हमारे लिए सबक रखता है तो इस किस्म के बयानात किसी मजबूती की अलामत नहीं है, बल्कि कमज़ोरी की अलामत है। जब इंसान अंदर से खोखला होता है, अंदर से कमज़ोर होता है, तो वो अपने आप को मजबूत साबित करने के लिए इस तरह के बयानात देता है। और वज़ीर आज़म का ये कहना कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, तारीख का मुंह चढ़ाने के मुतरादिफ है, क्योंकि तारीख भरी हुई है ऐसे लोगों के बहुत बड़े बड़े क्लेम से कि जो वो समझते थे कि वो इंडिस्पेंसिबल है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। आप 2007 में जाएं, फरवरी 2007 तक लोग कहते थे कि 2008 का इलेक्शन जनरल मुशर्रफ का है, और 13 तक ये मौजूद है। उसके बाद 13 से 18 भी इनके अलावा कोई और नहीं है, चॉइस ही कोई नहीं है। आपने देखा एक महीने में हालात ने ऐसा करवट उठाई कि 2007 के अंदर ही जनरल मुशर्रफ चलते हुए। तो इसलिए इस तरह के बयानात से कोई मजबूत नहीं होता, असल बात उनकी कारकर्दगी है। और मैं ये बात आपके प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान के तमाम शहरियों को और स्टेक होल्डर्स को सुनाना चाहता हूँ कि ये हुकूमत मुल्क के लिए मुआशी खतरा बन चुकी है, क्योंकि इनके पास ना सलाहियत है गवर्नेंस की, ना इनके पास ये सलाहियत है कि ये मुल्क के अंदर एक ब्रॉड कंसेंसस पैदा कर सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त इन पर एतमाद खत्म हो गया। देखिए, कोई बजट या कोई मईशत एक माहौल के अंदर चलती है, जब मुल्क के अंदर क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस हो, क्राइसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग हो, किसी सरकारी दफ्तर में कोई फैसला करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक इंटिमिडेशन की फजा है। वैसे वो जर पाकिस्तान में हुकूमतें गवर्नेंस और पॉलिटिक्स दोनों से चलती हैं, और ज़्यादा बड़ा किरदार पॉलिटिक्स का होता है। अगर किसी हुकूमत की पॉलिटिक्स फेल हो जाए, गवर्नेंस अच्छी भी हो, तो उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। और आप तो से ज़्यादा ये हिस्ट्री किसको पता है? क्या ये दुरुस्त नहीं कि वज़ीर आज़म को पता है कि मेरी अगर गवर्नेंस कमज़ोर भी है तो ऑपोजिशन एक ऑल्टरनेट इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स फेल्ड है? शहबाज शरीफ साहब ने जितनी भी कोशिश कर ली, एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव नहीं है आप। अगर एक गवर्नेंस का ऑल्टरनेटिव हो भी नून लीग, तो पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव नहीं है। और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है पाकिस्तान के सिनेरियो में, एक अनफॉर्चुनेट बात है पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखते हुए, मगर आपकी सियासत नाकाम है जिसकी वजह से आप एक ऑल्टरनेट नहीं है। देखिए शाहजेब, उसमें एक हद तक तो इस चीज को भी और इस सोच को दखल था कि हम नहीं चाहते थे कि इस हुकूमत को प्री मेच्योरली डिसलॉज किया जाए ताकि ये शहीद ना बने। इमरान खान साहब ये ना कहें कि पाकिस्तानों, मैंने तो आपके लिए चांद और सितारे तोड़ लाने थे, मुझे ऑपोजिशन ने चलने नहीं दिया। तो इनकी इनकॉम्पिटेंस को फुली एक्सपोज करना भी एक हमारी हिकमत अमली थी। और मैं समझता हूँ कि अब 2 साल काफ़ी अरसा है, हर किसी को यकीन हो गया है। आप देखिए कि तवातर से जो क्राइसिस आए हैं, हर चीज़ को इन्होंने बिगाड़ा है। चाहे वो पोलियो है, हम 0 पे चले गए थे, अब आज हम रेड जोन में चले गए हैं। डेंगू आया, उसको मैनेज नहीं कर सके। लोकस्ट आई, उसको नहीं मैनेज कर सके। कोरोना के ऊपर हम पूरी दुनिया का एक तमाशा बन गए हैं, और ये हमें कह रहे हैं कि दुनिया हमसे सीख रही है। दुनिया हम पे बैन लगा रही है कि पाकिस्तान के लोगों को आने में बंद करो। आज ये सब की इनकी नाकस हिकमत अमली की वजह से है। इसी तरह जो हमारे कारोबारी इदारे हैं वो अब सब बंद हैं, इंडस्ट्री मफलूज है, ताजिर परेशान है, छोटा कारोबारी परेशान है। अभी इन्होंने जो पेट्रोलियम के ऊपर झटका लगाया है, इसका जो एक वेव आएगी महंगाई की, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, आप देखिएगा कि यहाँ पे हशर और गदर क्या मिचेगा। तो अपोजिशन के लिए ये भी जरूरी था कि इनको एक हद तक एक्सपोज किया जाए, ताकि जो ये दावे करके आए थे जी 20 साल से हम तैयारी कर रहे हैं,
हमारे पास तो बड़ी ड्रीम टीम है, हमारे तो जी थिंक टैंक बैठे हुए हैं। अगर उन थिंक टैंक्स ने और 18-18 घंटे वजीर आजम साहब के काम करने से ये नतीजा निकला है, तो मैं समझता हूँ वजीर आजम साहब को छुट्टी लेके कि चले जाएं, शायद उससे फिर हालात बेहतर हो जाए। मगर ऐसे मतलब ये एज ए स्ट्रैटेजी तो नहीं किया आपने, एज ए ऑप्शन नहीं है आपके पास कोई, जो आपकी पार्टी की अपनी हालत है, जो दूसरी जमातों की हालत है, अपोजिशन के इत्तेहाद की हालत है, एज एन ऑप्शन तो आपने नहीं किया कि जी हमने इनको काम करने दिया ताकि ये फेल हो और आवाम को हकीकत नजर आए। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और वैसे भी हुकूमत को 5 साल तो मिलने चाहिए, अगर अपनी गलतियों से सीखें, अपनी गलतियों की तस्हीह करें, मुल्क की गवर्नेंस को बेहतर करें, उसका मौका तो उसको मिलना ही चाहिए। देखिए, हम ये जरूर चाहते हैं कि ये हुकूमत किसी भी तौर पे शहीद ना बने, मजलूम ना बने, ये मुकम्मल एक्सपोज होकर जाए ताकि पाकिस्तान की सियासत से ये जो झूठ और धोखे के ऊपर बुनियाद रखी थी ये खत्म हो। लेकिन इसके साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है कि जितनी देर ये रहेंगे, जितनी ये मिस गवर्नेंस जारी रहेगी, हमारा क्राइसिस जितना डीप होता जा रहा है, खुदा ना खास्ता 1 साल बाद ये हालत ना हो कि कोई ये हुकूमत संभालने के लिए तैयार ना हो। आपको कुर्बानी के बकरे तलाश करने पड़े कि कौन है जो आके कुर्बानी का बकरा बनेगा, लोगों के पत्थर भी खाएगा और मुल्क को ठीक करने की कोशिश करेगा। बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक के बाद बात होगी कि हुकूमत ने एक शानदार मौका ज़ाया किया है, उस शानदार मौके की बात करेंगे ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ की हुकूमत तनकीद की जद में है, पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए के इजाफे की वजह से। अपोजिशन हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है और हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का दिफा कर रही है। हुकूमत की जो दलील है उस पर बात करने से पहले हम आपको बताते चले, मुसलसल उमर अयूब साहब को, नदीम बाबर साहब को प्रोग्राम में आने की दावत देते रहे हैं। ये प्रोग्राम लाइव है, वो किसी भी वक्त इस सेगमेंट के दौरान भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि उनकी तरफ से मस्बत जवाब नहीं आया। हुकूमत की पहली दलील है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत अब भी खित्ते में सबसे कम है। हुकूमत की दूसरी दलील है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में ज़्यादा इजाफा हुआ जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। हुकूमत की तीसरी दलील यह है कि कीमतें अभी भी फरवरी से कम हैं जब पेट्रोल 116 रुपये का था, क्योंकि हुकूमत को अवाम की फिक्र है। हुकूमत के इन दलाइल का जायजा लेते हैं, साथ ही आपको बताते हैं कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी का फ़ायदा पाकिस्तान नहीं उठा सका, सुनहरी मौका गंवा दिया गया, उसके भी हकाइक आपके सामने रखेंगे। हुकूमत तेल की कीमतों में इजाफे का दिफा करते हुए कह रही है कि खित्ते के दीगर ममालिक में तेल की कीमतों का मवाजना करते हुए बताया जाए कि पाकिस्तान में सबसे कम कीमत है। इंडिया में प्राइस इस वक्त 180 रुपये है पर लीटर पेट्रोल की, चाइना में 137 रुपये है, बांग्लादेश में 174 रुपये है, इंडोनेशिया में 108 रुपये है, फिलीपींस में 153 रुपये है, थाईलैंड में 159 रुपये और जापान में 196 रुपये है। अब इस दलील का जायजा लेते हैं। माजी में भी खित्ते के दीगर ममालिक और पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में फ़र्क रहा है। 2018 में नून लीग के दौर में भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ तो उस वक्त की हुकूमत ने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था जो अब मौजूदा हुकूमत ने इख्तियार किया है। 31 दिसंबर 2017 को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया होने वाली खबर के मुताबिक उस वक्त के मुशीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा था कि वज़ीर आज़म ने ओगरा की सिफारिश पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी है क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। साथ ही मिफ्ता इस्माइल ने कहा था कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत अब भी भारत, बांग्लादेश और तुर्की से कम है। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी यही दलील दे रही है। हालांकि जब मिफ्ता इस्माइल ने यह दलील दी थी तो इमरान खान कह रहे थे कि टैक्स इस्लाहात और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के बजाय गरीब आवाम पर बोझ डाला जा रहा है। 1 जनवरी 2018 को इमरान खान ने ट्वीट किया और लिखा कि शर्मनाक बात है कि 2018 के आगाज में ही हुकूमत ने गरीब कौम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है, बजाय इसके कि हुकूमत टैक्स इस्लाहात करती और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से क्रैक डाउन करती। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा करके आवाम पर बोझ डाल दिया और आज खुद इमरान खान की हुकूमत ये दलील दे रही है। हालांकि 2018 में भी पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत दीगर ममालिक से कम ही थी। 1 जनवरी 2018 को जब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 81 रुपये 53 पैसे की गई, उस वक्त भारत में 1 लीटर पेट्रोल 130 रुपये लीटर था। 2018 में बांग्लादेश में पेट्रोल की कीमत 121 रुपये फी लीटर थी और इसी तरह चीन में पेट्रोल की कीमत 96 रुपये थी। जापान में पेट्रोल की कीमत 146 रुपये फी लीटर थी। थाईलैंड में 124 रुपये थी। इंडोनेशिया में उस वक्त कीमत कम थी, 1 लीटर 53 रुपये का था। अब इंडोनेशिया में कीमत 108 रुपये की है। मलेशिया में 2.5 साल पहले पाकिस्तान से तेल की कीमत कम थी और अब भी कम है। जनवरी 2018 में फी लीटर कीमत 165 रुपये थी और इस वक्त 60 रुपये है, यानी और ज़्यादा कम हो गई है। तुर्की में जनवरी 2018 में पेट्रोल की कीमत 171 रुपये थी, अब 156 रुपये है। 2.5 साल पहले नून लीग के दौर में भी पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत
खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में कम ही थी और अब भी कम है। उस वक्त नून लीग की कीमत खित्ते के दीगर ममालिक की मिसालें दिया करती थी, अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये मिसालें दे रही है। मिफ्ता इस्माइल ने ये मिसाल दी तो गलत किया, अब हुकूमत ये मिसालें दे रही है तो भी गलत कर रही है। वाज़ेह तौर पर बताया जा सकता है कि बैनुल अक़वामी मार्केट से पाकिस्तान तेल दरामद करता है, कीमत में इजाफा हो गया, पाकिस्तान ने इजाफा कर दिया, मगर ये ना कहने की और वजूहात हैं। और पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ है, इसलिए दूसरे ममालिक की मिसाल नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान में फ़ीकस आमदनी $1250 से, चीन में फ़ीकस आमदनी $10,875 से, यानी पाकिस्तान से 770% ज़्यादा, जबकि चीन में पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान से 37% ज़्यादा है। चीन की फ़ीकस आमदनी पाकिस्तान से 770% ज़्यादा है। इसी तरह इंडिया की फ़ीकस आमदनी $2,340 है, यानी पाकिस्तान से 87% ज़्यादा। बांग्लादेश में इस वक्त फ़ीकस आमदनी $2,070 है, यानी पाकिस्तान से 66% ज़्यादा। और जापान, मलेशिया, वियतनाम, तुर्की, सबके अवाम की आमदनी पाकिस्तान के अवाम से बहुत ज़्यादा है, यानी उनकी क़ुव्वत ख़रीद पाकिस्तान से ज़्यादा है। तो मवाजना कैसे किया जा सकता है? जब लॉकडाउन की बात आए तो वज़ीर आज़म कहते हैं कि चीन की तरह के इक़दाम नहीं उठा सकते क्योंकि हमारे मुआशी हालात और अवाम के हालात चीन से मुख्तलिफ हैं। तो फिर पेट्रोल की कीमतों का मवाजना हमसे अमीर ममालिक से कैसे किया जा सकता है, या फिर हमसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम वाले ममालिक से कैसे किया जा सकता है? और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान में इन ममालिक के मुकाबले में महंगाई की शरह ज़्यादा है। पाकिस्तान में महंगाई 8.2% है, चीन में 2.4%, इंडिया में 5.8%, बांग्लादेश में 5.4% और जबकि जापान में तो 0.48% यानी 1% से भी कम महंगाई है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह इन ममालिक में सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह ज़्यादा है, आमदनी कम है, फिर भी हुकूमत मिसाल दे रही है दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कम है। इसी तरह हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर दलील दी कि अब भी पेट्रोल की कीमत जनवरी के मुकाबले में कम है। ये क्या कहा उमर अयूब साहब ने? दरअसल इस कीमत के इजाफे के बावजूद जो पेट्रोल में हुई है, इस वक्त भी तकरीबन 17 रुपए का मार्जिन पेट्रोल में है और तकरीबन 26 रुपए का मार्जिन अभी भी कम है जनवरी की कीमतों में के मुकाबले में। वो पूरी प्राइसेस अभी तक नहीं इंक्रीज की गई और जो हम लोग तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं पाकिस्तान की अवाम को। पाकिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को बुनियाद बनाकर ये बात कर दी उमर अयूब साहब ने। जनवरी में तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $63.65 थी फी बैरल थी, अब जून में $40 फी बैरल है, यानी जनवरी के मुकाबले में अब पेट्रोल की कीमत 16% कम है पाकिस्तान की मार्केट में, जबकि आलमी मार्केट में तेल की कीमत जून के मुकाबले में जनवरी में 50% ज़्यादा थी। इसी तरह जनवरी में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 18 रुपये था, अब 30 रुपये हो गया है। पेट्रोल की कीमत कम हुई तो सेल्स टैक्स में कमी को पूरा करने के लिए हुकूमत ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया और फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, मगर ये टैक्स कम नहीं किया, उसे 30 रुपये पर ही रखा गया। हालांकि 12 जून को मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख ने बताया था कि अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत में इजाफा हुआ तो वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को कम कर देंगे ताकि आवाम पर बोझ ना पड़े। ये सवाल के जवाब में था जब हमने कहा कि क्या आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसमें आप इजाफा करते नजर आ रहे हैं, ज़रा टैक्स आप कोई नया नहीं लगा रहे, मगर 260 अरब रुपए रवां साल के लिए रखा गया था। अब 450 अरब रुपए जो पेट्रोलियम लेवी है उसमें नज़र आ रहा है। तो फिर ये तवक्को की जाए कि पेट्रोल की कीमतें अब यहाँ से बढ़ेंगी, जो टैक्स की आमदनी है आप कोशिश करेंगे कि पेट्रोलियम लेवी के जरिए हासिल करने की कोशिश करें? जी, अगर तो तेल की कीमतें मज़ीद नहीं गिरती और बढ़ने की तरफ जा रही हैं तो फिर हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को कम करेंगे ताकि पूरा बोझ जो है आने वाले दिनों में अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो वो पब्लिक को नहीं सहना पड़े। उसके कुछ दिन बाद ही बजट पास होने से ही पहले ही ये कर दिया गया और लेवी को कम नहीं किया गया। माजी में तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने 1 मार्च 2018 को ट्वीट किया था कि हुकूमत आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ने का बहाना कर रही है, आवाम को ये नहीं बता रही है कि डीजल पर फी लीटर 26 रुपये और पेट्रोल पर फी लीटर 21 रुपये टैक्स वसूली करेगी इस माह में। इस हुकूमत के हाथ हमेशा आवाम की जेब में जाते हैं, ना ताकतवर से टैक्स लेते हैं, ना ही मनी लॉन्ड्रिंग रोकते हैं। अब 2.5 साल के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, मगर सूरत हाल ये है कि अब भी ताकतवर टैक्स नहीं दे रहा, टैक्स का बोझ आवाम पर डाला जा रहा है। हुकूमत ने बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया, ना लगाने का दावा किया, मगर पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा कर लिया जा रहा है क्योंकि इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये है और इसमें 44 रुपये 55 पैसे टैक्स है। जब जून में ही पेट्रोल की कीमत 74 रुपये 52 पैसे थी तो उस वक्त 1 लीटर पर 40 रुपये 53 पैसे टैक्स वसूल किया जा रहा था। हालांकि 2018 में जब असद उमर साहब ने ट्वीट किया तो 1 लीटर पर उन्होंने बताया कि 21 रुपये टैक्स लिया जा रहा है। असद उमर कह रहे थे कि उस हुकूमत के हाथ आवाम की जेब पर जाते हैं, ये ताकतवर से टैक्स नहीं लेते, ना मनी लॉन्ड्रिंग रोकते हैं और खुद 21 रुपये की जगह 44 रुपये 45 पैसे डबल से भी ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है। कीमत के साथ साथ हुकूमत ने टैक्स भी बढ़ा दिया है। टैक्स इस्लाहात ना होने का बोझ भी आवाम पर डाल दिया गया है। साथ ही हुकूमत ने तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी का
फ़ायदा उठाने का मौका भी ज़ाया कर दिया। अप्रैल में जब आलमी मंडी में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी आई तो उस वक्त वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने मौका इख्तियार किया था कि हमने वजारत बहरी उमूर को कहा है कि एक फ्लोटिंग स्टोरेज बनाएं और अपने टैंकर्स में ज़ख़ीरा कर लें। साथ ही हमारे पास जितनी भी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत है उसमें भी चंद महीने के लिए ज़ख़ीरा कर रहे हैं। हाल का प्लान बताया, उसके साथ मुस्तकबिल का प्लान भी बताया कि कॉल ऑप्शंस करेंगे ताकि मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान को सस्ता तेल मिलता रहे। पूरा प्लान बना लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दे दिया है ताकि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में भी सस्ता तेल मिले। कामरान खान साहब ने भी कहा कि जो करना है जल्दी करें, वक्त हाथ से निकल जाए। 2 से 3 हफ्तों को कहा, मगर 7 हफ्तों के बाद हमारे पास जब मुशीर ख़जाना आए तो हमने उनको याद दिलाया कि पहले ही तेल की कीमतें संभलना शुरू हो गई हैं, दुनिया की मईशतें खुलेंगी तो हाथ से निकल जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि कुछ हफ्ते में ये काम हो जाए। तेल की कीमतें कम है मगर दुनिया की मईशतें खुलेंगी, वापस ऊपर चली जाएंगी। ऑलरेडी ज़रा संभली हैं। हेजिंग के हवाले से, फ्यूचर में बाइंग के हवाले से क्या सोचा है हुकूमत ने अभी तक? जी देखें, ये तो एक वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी इस वक्त आई है और ये कोई भी नहीं कह सकता कि ये जो कीमतें हैं ये किस हद तक इस लेवल पे बरकरार रहेंगी, क्योंकि अगर सारी दुनिया की इकॉनमीज़ दोबारा उठने जा रही हैं या उठना शुरू हों चंद महीनों के बाद, तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है या उसकी जो रफ्तार है कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो ये ऐन मुमकिन है कि चंद महीनों बाद इन चीज़ों में जो है जो इस वक्त एक कॉन्ट्रैक्शन है वो मिटिगेट हो जाए। तो हमारे पास चूँकि स्टोरेज की फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हैं तो ऐसे मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे बहुत ख़रीद कर इस वक्त जबकि कीमतें रॉक बॉटम हैं उसको स्टोर किया जाए। तो हमने ये फ़ैसला किया है कि हम हेजिंग का कोई निज़ाम अडॉप्ट करेंगे। इसमें खानज़ादा साहब, कुदरती बात है कि फ़ी भरनी पड़ती है और हमें देखना ये है कि वो जो बैलेंस है फ़ी भरने का जो कि फ़िक्स्ड है और ये जो बेनिफिट है ये इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे है, उसमें बैलेंस कहाँ पे है। तो आने वाले 2-4 हफ्तों में ये बात ECC में पेश होगी और इस पे कोई हतमी फ़ैसला होगा। और फिर इस इंटरव्यू के भी 6 हफ्ते के बाद मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने हफ्ते को बताया कि पाकिस्तान ने सारे सौदे बढ़ती हुई कीमतों पर ही किए। $18 पर बैरल पर जब तेल मिल रहा था, ना मुस्तकबिल के सौदे हो सके, ना उसका कोई फ़ायदा हो सका। क्या तफसीलात बताई देखिए। आपको बताता चलूँ कि 18 मई को PSO ने $21 बैरल के हिसाब से तेल का कार्गो खरीदा। 28 मई को ये बढ़ के $31.27 हो चुकी थी और 20 जून को ये $44.54 थी। समझ लें आप महीने डेढ़ के पीरियड में ये तकरीबन 112% जैसे उमर भाई ने कहा बढ़ चुकी है। अब इस तनाजुर में मैं आपको जो इंक्रीज़ हुआ है 25 रुपये का पेट्रोल में और 21 रुपये का डीजल में, उसको शामिल करने के बाद पेट्रोल की प्राइस हमारी इस वक्त 100 रुपये है। सारे सौदे अब किए गए जिसकी वजह से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। ना सिर्फ ये कि कोई मुस्तकबिल के लिए कुछ नहीं किया गया, जो फ्लोटिंग स्टोरेज किया था वो नहीं किया, बल्कि जो पाकिस्तान में ज़ख़ीरा करने की सलाहियत है उसका भी पूरा इस्तेमाल नहीं किया। 21 दिन की स्टोरेज की कैपेसिटी तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास है, उस तक का फ़ायदा नहीं उठाया गया। खुद सरकारी कंपनी PSO के पास 18 दिन का स्टॉक रहा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि OMCs जिनकी लाइसेंस कंडीशन है कि उन्होंने 21 दिन का तेल का स्टॉक रखना है, तकरीबन सब OMCs के पास 21 दिन का स्टॉक नहीं था। 1-2 के पास 15 दिन, 17 दिन, 18 दिन का था, ज़्यादातर का किसी के पास 8 था, किसी के पास 10 था, किसी के पास 12 था, 1-2 उससे भी कम थे। PSO का 18 दिन था। PSO का भी 18 दिन था। बाद में ऑर्डर्स PSO की तरफ से दिए गए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि होल्डिंग हुई है इसलिए छापे मारे गए, मगर ये नहीं बताया कि आज तक कितनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई, कितना उनका जो ज़ख़ीरा था वो पकड़ा गया, या फिर चंद करोड़ रुपए जुर्माना लगाकर 26 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ने से ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर भी फ़ायदा दे दिया गया। बस आइंदा का लाएमल दे दिया गया। इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बहुत चढ़ चुकी थी और इधर प्राइस कम थी, तो कुछ लोग इल्लीगल स्टोरेजेस कर रहे थे, जिसमें इस तरह के पंप्स भी शामिल हैं। महीने के शुरू के चंद दिनों में हमें OMCs के डेपोज पे भी नज़र आया कि उनके डेपोज में स्टॉक मौजूद हैं
लेकिन उन्होंने अपने सारे पंपों को उतनी तवातर से सप्लाई नहीं रखी हुई, इसीलिए कमेटियों ने छापे भी मारे। प्राइम मिनिस्टर इस पर बहुत क्लियर है, हम इस पर बहुत क्लियर हैं और इसको हमने इन्फोर्स करवाना। और इसमें आपने देखा होगा कि ओगरा ने कुछ नोटिस भी दिए, कुछ जुर्माने भी किए, लेकिन वो जुर्माने नाकाफ़ी हैं हमारे ज़हन में, पीनट्स हैं, इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। खुद कह रहे हैं नाकाफ़ी जुर्माने किए, पीनट्स हैं। हमने नदीम बाबर साहब से 11 जून के प्रोग्राम में पूछा था कि हुकूमत बाकायदा वार्निंग दे रही है मगर तेल बेचने वाली कंपनीज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हुकूमत क्यों अवाम को माफियाओं से महफूज नहीं रख पा रही है। तो उन्होंने कहा था हम इस दफ़ा नहीं छोड़ेंगे, उनके ज़ख़ीरे किए गए स्टॉक्स पर छापे मारकर कब्जे में लेंगे, मार्केट को तेल से फ्लड कर देंगे। जो भी हमें करना पड़ा, हमें मार्केट फ्लड करनी पड़ी, हम फ्लड करेंगे, हमें स्टॉक सीज करने पड़े, हम सीज करेंगे। We are going to break the back of this once and for all. अगर हुकूमत हर बात माफियाज पर डाल देती है, उमर अयूब साहब ने भी कह दिया माफिया हैं, मगर माफियाओं से लड़ना हुकूमती का काम है, आवाम को उनसे महफूज रखना। एक पूरा पैटर्न नजर आ रहा था पिछले 8-10 दिन में, और जो मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा था, सोशल मीडिया पर नजर आ रहा था कि शॉर्टेज पैदा हो रही है और जो इस वक्त पेट्रोल पंप्स हैं वो हाई ऑक्टेन महंगा बेच रहे हैं। और अगर कोई नॉर्मल पेट्रोल लेने भी आए तो उसको कहते हैं कि जी नॉर्मल पेट्रोल तो नहीं है, हाई ऑक्टेन डलवाना है तो डलवा लो, और हाई ऑक्टेन डाल रहे हैं। उसमें मसला ये कि वो ठीक है, हाई ऑक्टेन एक डीरेगुलेटेड प्रोडक्ट है, जब आपने पेट्रोल सस्ता किया तो उन्होंने वो महंगा रखा, वो महंगा रख सकते हैं, मगर डीरेगुलेट किया जाता है कंपटीशन के लिए, कार्टेलाइजेशन के लिए नहीं। और कार्टेलाइजेशन से बचाना आवाम को हुकूमत का काम है, आप लोगों ने नहीं बचाया। पीएसओ हुकूमती इदारा है, वो भी साथ मिल गया और ये महंगा बेचते रहे कार्टेल बना के और आवाम की जेब से पैसे निकालते रहे और कुछ नहीं किया हुकूमत ने। आप 100% दुरुस्त बात कर रहे हैं कि ये अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट है, लेकिन अनरेगुलेटेड का मतलब कार्टेलाइजेशन नहीं है। अगर 5-6 कंपनियां HOBC सप्लाई करती हैं और सारी मिलके एक ही कीमत तय कर लेती हैं तो इस पे कंपटीशन कमीशन को एक्शन लेना पड़ेगा। हम इस पे ऑलरेडी इंक्वायरी शुरू कर चुके हैं। चूँकि PSO हमारी अपनी कंपनी थी, स्टेट की आप समझ लें, ऑल्दो इट्स अ लिस्टेड इंडिपेंडेंट कंपनी, हमने इमीडिएटली उनको नोटिस भेजा कि आप हमें बताएं कि प्राइसेस नीचे आई हैं तो आपने HOBC को एडजस्ट क्यों नहीं किया। और आपने देखा होगा कि उसके 1-2 दिन बाद PSO ने HOBC को 15 रुपये कम कर दिया। अगर अब बाकी नहीं करती, इसकी हम मिनिस्ट्री के लेवल पे बिल्कुल इंक्वायरी करेंगे। उसके बाद कीमतें बढ़ा दी गई, बताया तक नहीं गया कि कितना स्टॉक उनका कब्जे में किया गया। खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद होंगे। क्या हुकूमत फ़ायदा उठा सकती थी जब तेल की कीमतें $18 फी बैरल तक गई ब्रेंट ऑयल की? पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम शहजाद साहब, ब्रेक से पहले हमने अवाम के सामने हकाइक रखे, क्या बहुत मुश्किल था कि हुकूमत कोशिश के बावजूद नहीं कर सकी और नीचे की कीमतों का फायदा नहीं उठा सकी इंटरनेशनल मार्केट में? ऑप्शंस नॉर्मली लेना कोई इशू नहीं है। आप किसी भी बाहर जो है अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, आप एक बैंक अकाउंट खोलते हैं वहाँ पे, या उनका एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलते हैं और वहाँ पे डिपॉजिट जमा पाते हैं और आप मोबाइल फ़ोन पे भी जो है वो ऑप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, बट ऑफ कोर्स ये थोड़ा एक लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताता हूँ कि गवर्नमेंट ने 15 मिलियन बैरल्स का जो है एक साल का एक कॉन्ट्रैक्ट जो है फाइनलाइज करने की बात कर रहे थे, और एक 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, वो भी 15 मिलियन बैरल्स का था। अच्छा, ये 15 से 20% हमारी जो है टोटल यूजेज का बनता है, कंजम्पशन का बनता है, तो 15 से 20% गवर्नमेंट ये प्लान कर रही थी। तो $15 मिलियन की जो कॉस्ट आ रही थी वो तकरीबन जो है वो $8 जो है स्प्रेड था। यानी कि अगर ब्रेंट उस वक्त $18 था अप्रैल में, तो उस पर स्प्रेड $8 जो है वो आ रहा था ऑप्शन का, और उसकी कॉस्ट पर बैरल जो आ रही थी $2.4 आ रही थी। अगर हम ये कहें कि ये अपॉर्चुनिटी थोड़ी मिस हुई है तो उसका कितना हमें फ़ायदा हो सकता था। अगर मैं ये देखूं कि मेरी $2.4 पर बैरल जो है वो ऑप्शन का प्रीमियम होता है, यानी कि आप कोई चीज़ बाय करते हैं इस तरह की जिसमें अपने आप को हेज करते हैं, ये बिल्कुल इंश्योरेंस की तरह होता है। हर मंथली आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। $3 मिलियन जो है वो कॉस्ट आ रही थी पर मंथ एक कॉन्ट्रैक्ट की, और तकरीबन कोई $5 मिलियन आ रही थी पर मंथ दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करूँ कि अगर हम अप्रैल में लॉक इन कर लेते हेजिंग को, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते, 2 ना करते, पहला कॉन्ट्रैक्ट 15 मिलियन बैरल्स का कर लेते, और उस वक्त जो है वो $18 पे ब्रेंट चल रहा था, और वो जब मई में आया तो जो ब्रेंट की जो प्राइस थी वो $27 हो चुकी थी। यानी कि 12.5 करोड़ रुपए हुकूमत को अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होता तो अप्रैल में रिसीव हो जाते, या अप्रैल में उनका फ़ायदा होता इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर एग्जीक्यूट करते। और दूसरा, जब मई में करते तो तकरीबन कोई 2.3-2.4 बिलियन रुपीस का फ़ायदा होता। ऑल इन ऑल
हमने जो अपॉर्चुनिटी ये थोड़ा डिले किया या जो भी फॉर वट एवर रीजन तकरीबन 2.5 अरब का हमें फ़ायदा हो चुका होता। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। दादी अल्लाह।